गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी चयन के मोर्चे पर मात खाने के बाद विपक्ष के लिए यह दूसरा मौका था जब वह खुद को बेहतर तालमेल से युक्त और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिखा सकता था, मगर यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया। राष्ट्रपति चुनावों की ही तरह इस बार भी विपक्ष अपने प्रत्याशी के लिए उतने वोट भी सुनिश्चित नहीं कर सका जो चुनावों से पहले उसके खेमे के तय वोट माने जा रहे थे। शिवसेना के विभाजन जैसे घटनाक्रम को छोड़ दें तब भी विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इन चुनावों से अलग रहने का फैसला किया और आखिर तक भी उसे पलटने को राजी नहीं हुई। यह आश्चर्य की बात इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि जगदीप धनखड़ पिछले 3 वर्षों से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर हैं, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच उसी तरह के सौहार्दपूर्ण रिश्ते कभी नहीं रहे जैसे झारखंड में द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल रहते उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से थे, बल्कि सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के रिश्ते ज़्यादातर संवैधानिक संकट का रूप लेने को उतावले ही नज़र आए। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के बीच भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराव मोल लेने के मामले में सबसे आगे दिखती रही हैं। ऐसे में उनका अन्य विपक्षी दलों द्वारा संपर्क न करने का कारण बताते हुए चुनावों से अलग होने का ऐलान निश्चित रूप से विपक्ष के लिए धक्का कहा जाएगा। आश्चर्य नहीं कि विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा चुनाव नतीजे आने के बाद दिए गए अपने औपचारिक बयान में भी इस पर निराशा जताने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई देने के बाद कहा, दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दलों ने इन चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन देने का काम किया। मेरा मानना है कि ऐसा करके उन विपक्षी दलों और उनके नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल चुनाव हो चुके हैं, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और उनके सामने 5 वर्षों का कार्यकाल है। कहना होगा कि उनके अब तक के कामकाज की पृष्ठभूमि को ध्यान से देखा जाए तो जहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें जगाने वाले कारक बहुतायत में मौजूद हैं, वहीं कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जिनसे कुछ हलकों में थोड़ी बहुत आशंकाएं पैदा हुई हैं। खासकर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहने के दौरान वह इस संवैधानिक पद पर विवादों से दूर नहीं रख पाए। उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। वैसे भी धनखड़ का लंबा सार्वजनिक जीवन और संविधान तथा कानून की उनकी गहरी समझ आश्वस्त करती है कि वह बतौर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को बेहतर कारणों से यादगार बनाएंगे। कानून बनाने की दिशा में
विचार और चर्चा के चरण से ही तकनीक समझने वाले लोगों की राय को सम्मिलित करना आवश्यक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों की समझ और ज्ञान को महत्व मिलना चाहिए। इससे ऐसे कानून का विकास होगा जो आज के परस्पर जुड़े हुए संसार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। बदलते समय के अनुरूप कार्यान्वयन का ढांचा वर्ण डिजिटल यानी मूलतः डिजिटल अवधारणा पर होना चाहिए। कानून के सरल कार्यान्वयन के लिए यह भी आवश्यक है कि कानून के कार्यान्वयन का ढांचा जटिल न होकर स्पष्ट और सरल हो। व्यक्ति किसी कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया तंत्र सुलभ हो। यदि यह तंत्र अनावश्यक रूप से जटिल हो तो यह स्वाभाविक है कि शिकायतों के निवारण में समय और धन दोनों का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त आज जब अपने संवाद और लेन देन का डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं तो शिकायत निवारण तंत्र की रचना का भी डिजिटल होना अपेक्षित है। नागरिकों की एक बुनियादी अपेक्षा यह होती है कि कानून पढ़ने पर सरलता से समझ में आए। कानून सरल भाषा में लिखे होने चाहिए जिससे एक साधारण व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण प्रत्येक नागरिक से संबंधित विषय है, अतः यह और भी आवश्यक है कि इस विषय पर बनाया जाने वाला कानून कठिन भाषा में न हो। सरल भाषा में लिखे कानून से एक लाभ यह भी है कि सभी संबंधित व्यक्ति और संस्थाएं अपने दायित्वों और अधिकारों को आसानी से समझ सकते हैं। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि कानून बनाते समय समाज के अनुभव और आर्थिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः आईटी को अपनाने में हुए भारतीय अनुभव की झलक व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कानून में दिखनी चाहिए। व्यक्तिगत डेटा पर बनने वाला कानून व्यक्ति और समाज दोनों की उचित आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाने वाला होना चाहिए। कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में मिलने वाला दंड उल्लंघन से होने वाली हानि के अनुपात में होना चाहिए। प्रत्येक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। सभी संबंधित पक्षों को उचित अवसर मिलना चाहिए कि वे भूलवश हुए उल्लंघन को सुधारने का प्रयास कर पाएं। नया कानून समावेशी विकास या अंत्योदय की भावना के अनुरूप होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य यह है कि लोक कल्याण के कार्यक्रमों का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे। यह कार्य जनधन, आधार और मोबाइल तीनों के आधार पर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप और भारत की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कानून सभी के लिए विकास को साकार करने वाली हमारी जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप।